नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम आरएस टीवी विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में 3 महत्वपूर्ण देशों के दौरे पर गए। चीन दौरे का सूरत हाल हम सोमवार को आपको दिखा चुके हैं और इसी कड़ी में आज हम आपको बताएंगे मंगोलिया और दक्षिण कोरिया दौरे का हाल। बताएंगे कि इन देशों के साथ कौन कौन से करार हुए हैं, साथ ही दोनों देशों के द्विपक्षीय रिश्तों पर भी बात होगी। तो शुरू करते हैं आरएस टीवी विशेष पूरब से रिश्ते। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की अपनी यात्रा के आखिरी चरण में 18 मई को दक्षिण कोरिया पहुंचे। दक्षिण कोरिया दौरे के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई देशों से अपील की कि वो मिलकर विकास का काम पूरा करें। सियोल में लीडरशिप सम्मेलन में उन्होंने कहा कि कटुता से एशिया की प्रगति पर असर पड़ रहा है। उन्होंने कोरियाई कंपनियों से व्यापार के लिए सुगम माहौल बनाने का भारत की ओर से वादा भी किया। दक्षिण कोरिया दौरे के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सियोल में एशियाई लीडरशिप सम्मेलन में शिरकत की। उन्होंने कहा कि मौजूदा वैश्विक चुनौतियों से एशियाई देशों को मिलकर लड़ना होगा। The future I dream for India is also the future want for our neighbors. As some of us in Asia become more prosperous, we must be prepared to share our resources and markets with those who need them. प्रधानमंत्री भारत दक्षिण कोरिया सीओ फोरम की पहली बैठक में भी पहुंचे। उन्होंने कहा कि सरकार कोरियाई निवेशकों को सभी सहूलियतें मुहैया कराएगी। I can tell you that India was and is a land of potentials. Now, India is also a land of enabling policy environment. Moreover, there is renewed commitment of my government for changing the face of the country. प्रधानमंत्री ने दक्षिण कोरिया की बड़ी कंपनियों के सीईओ से भी अलग अलग मुलाकात की। इसमें एलजी, सैमसंग, हुंडई और पॉस्को जैसी बड़ी कंपनियां शामिल हैं। सियोल में नरेंद्र मोदी दक्षिण कोरिया के उल्सान शहर में पहुंचे। यहां उन्होंने हुंडई हैवी इंडस्ट्री का दौरा किया, जो जहाज बनाने का दुनिया में सबसे बड़ा कारखाना है। भारत और कोरिया के आर्थिक संबंध अभी तक कोरिया से उपभोक्ता सामग्रियों के आयात का रहा है, लेकिन अब भारत इस परिभाषा को बदलना चाहता है और कोरिया ने जो तकनीकी उपलब्धि हासिल की है उसका फायदा अपने देश में संयंत्र लगाकर उठाना चाहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इसी वजह से इंडिया कोरिया सीओ फोरम में शिरकत किया और अपनी बातों को लोगों के सामने रखा। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन दुष्मंता के साथ सियोल से अखिलेश सुमन। और प्रधानमंत्री की दक्षिण कोरिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा, व्यापार और मेक इन इंडिया में सहयोग समेत कुल 7 समझौते हुए। दक्षिण कोरिया ने भारत में $10 अरब के निवेश का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति पार्क ग्यून ही के बीच बातचीत के बाद साझा घोषणा पत्र भी जारी किया गया। राजधानी सियोल के राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का औपचारिक स्वागत किया गया। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति पार्क ग्यून ही के साथ उनकी प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत हुई, जिसके बाद दोनों की मौजूदगी में 7 समझौतों पर सहमति बनी, जिनमें रक्षा सहयोग, ऊर्जा और विद्युत क्षेत्र में सहयोग, दोहरा कराधान रोकने के लिए समझौते शामिल हैं। इसके अलावा सड़क सुरक्षा एवं प्रबंधन, समुद्री परिवहन और बंदरगाहों के प्रबंधन, ऑडियो विजुअल सहयोग के तहत फिल्मों के निर्माण में भागीदारी और दोनों देशों में युवा महोत्सव आयोजित करने पर भी सहमति बनी। प्रधानमंत्री ने दक्षिण कोरिया के साथ विशेष रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने का भी ऐलान किया। I am pleased that we have agreed to upgrade the bilateral relationship to special strategic partnership. The decisions today reflect how seriously we take the new framework of our relationship. Republic of Korea is the second country with which India will have a diplomatic and security dialogue in 2+2 format. दक्षिण कोरिया भारत के मेक इन इंडिया अभियान और स्मार्ट सिटी बसाने की परियोजनाओं में भी सहयोग करेगा। प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान भारत को दक्षिण कोरिया से $10 अरब का निवेश भी हासिल हुआ है। इनमें से $1 अरब आर्थिक विकास सहयोग फंड के तौर पर और बाकी
$9 अरब निर्यात क्रेडिट के तौर पर भारत को मिलेंगे। कोरियाई कंपनियां जहाज निर्माण और LNG टैंकर बनाने की तकनीक भी मुहैया कराएंगी। इसके लिए दोनों देशों के बीच साझा कार्य समूह का गठन भी किया गया है। We have extensive discussions on our economic relations. Many Korean brands are household names in India. President Park and I see vast opportunities for Korean companies to participate in our Make in India mission. I will meet Korea's business leaders tomorrow. Korean companies have the edge to succeed in India. दक्षिण कोरिया की राष्ट्रपति ने कहा कि रक्षा संबंधों में दोनों देश सहयोग बढ़ाएंगे और इसके लिए हर साल एक शिखर सम्मेलन होगा। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों ने परस्पर सहयोग के साथ आगे बढ़ने पर सहमति जताई है। Two sides agreed to pursue more systematic cooperation in the political and security arena by strengthening collaboration channels. We resolved to hold annual summit and foreign ministers joint commission meetings, establish a new joint vice minister level defense and diplomatic dialogue in a 2+2 format, hold regular consultations between the two nations' national security council structures, and concretize our partnership in the defense sector. दोनों नेताओं के बीच बातचीत में दक्षिण चीन सागर में जहाजों के बेरोक-टोक संचालन का भी मुद्दा उठा। भारत ने कहा कि वो इस मामले पर दक्षिण कोरिया के साथ है। भारत और दक्षिण कोरिया के साझा बयान में 10 में से 7 बिंदु रक्षा सहयोग से जुड़े हैं। मेक इन इंडिया के लिहाज से कोरिया भारत के लिए महत्वपूर्ण तो साबित हो सकता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोरिया को भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं से बहुत कुछ सीखना है। महत्वपूर्ण बात यह है कि कोरिया, जापान और चीन के झगड़े में भारत को इतना नहीं फंसना चाहिए ताकि भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंध प्रभावित हों। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन दुष्वंता के साथ सियोल से अखिलेश सुमन। और इससे पहले सोमवार को जब प्रधानमंत्री दक्षिण कोरिया पहुंचे तो वहां उनका जोरदार स्वागत हुआ। आइए देखते हैं दक्षिण कोरिया में उनका पहला दिन कैसा रहा। 3 देशों की यात्रा के आखिरी चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल पहुंचे। हवाई अड्डे पर उनका भारत और दक्षिण कोरिया के अधिकारियों ने जोरदार स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां मौजूद भारतीयों से भी मुलाकात की। उन्होंने सियोल में राष्ट्रीय स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। नेशनल सिमेट्री दक्षिण कोरिया की आजादी, कोरियाई युद्ध और वियतनाम युद्ध के दौरान शहीदों की याद में बनाया गया है। हम हैं दक्षिण कोरिया के नेशनल सिमेट्री के सामने। कोरिया युद्ध में मारे गए सैनिकों की याद में इसे बनाया गया है, लेकिन यह भी सच है कि भारत और कोरिया के गहरे संबंध भी इससे उजागर होते हैं। कोरिया युद्ध की समाप्ति में भारत ने अहम भूमिका निभाई थी और संयुक्त राष्ट्र में भारत के ही प्रस्ताव लाया था, जिसके बाद यह युद्ध बंद हुआ। इसके अलावा भारत और कोरिया के बीच रिश्तेदारी के भी संबंध हैं, जो दोनों देशों को और भी करीब ला देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब भारत को लेकर दुनिया के विचार बदल रहे हैं। लोग भारत में निवेश के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने प्रवासी भारतीयों से बदली परिस्थिति का लाभ उठाने की भी अपील की। मेरी सरकार की नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, खास करके विदेश नीति का, और वो है एक्ट ईस्ट पॉलिसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब भारत को लेकर दुनिया के विचार बदल रहे हैं। लोग भारत में निवेश के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने प्रवासी भारतीयों से बदली परिस्थिति का लाभ उठाने की भी अपील की। भारत मैन्युफैक्चरिंग हब बने, हमारी कोशिश है दुनिया के पास जो टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी भारत में भी हो, और भारत के पास जो टैलेंट है उसमें नया इनोवेशन और रिसर्च हो, ताकि दुनिया को हम कुछ दे सके। और इसलिए मेक इन इंडिया का मंत्र लेकर के मैं पूरे विश्व को निमंत्रित कर रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 किलोमीटर लंबे श्योंगचियोन धारा को देखने पहुंचे। इस स्ट्रीम के ऊपर 22 पुल बने हैं और पानी की यह धारा आखिर में हैंगेंग नदी में जाकर मिल जाती है। यहाँ पर भारतीय समुदाय ने प्रधानमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया। सियोल में प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बान की मून से भी मुलाकात की। मून दक्षिण कोरिया के ही नागरिक हैं। अखिलेश सुमन की रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी के लिए। भारत और दक्षिण कोरिया के रिश्ते काफी पुराने हैं, लेकिन दोनों के बीच सामरिक और व्यापारिक रिश्तों की शुरुआत 1973 में हुई। हाल ही के दिनों में दोनों देशों के रिश्ते
बेहतर हुए हैं। दक्षिण कोरिया में तकरीबन 8,000 भारतीय रहते हैं। इसमें 150 से ज्यादा व्यापारी हैं और लगभग 1,000 IT विशेषज्ञ। 500 भारतीय दक्षिण कोरिया के संस्थानों में पढ़ाई कर रहे हैं। इधर भारत में सैमसंग, LG और ह्यूंडई जैसी कई बड़ी दक्षिण कोरियाई कंपनियां निर्माण और कारोबार कर रही हैं। सितंबर 2014 तक भारत में दक्षिण कोरिया का निवेश $353 करोड़ था। South Korea ranks only 14th in FDI flows in India. This is not a complaint, this is the reality. I can admit that the reason for this low volume of FDI lies with us, not with you. But I can tell you that India was and is a land of potentials. Now, India is also a land of enabling policy environment. भारत और दक्षिण कोरिया के बीच कूटनीतिक रिश्तों की शुरुआत 1973 में हुई। इसके बाद से दोनों देशों के बीच व्यापार और तकनीकी सहयोग बढ़ाने को लेकर कई समझौते हो चुके हैं। 1974 में दोनों देशों के बीच व्यापारिक और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता हुआ। 1976 में दोनों देश विज्ञान और तकनीकी सहयोग बढ़ाने के लिए राजी हुए। 1985 में भारत दक्षिण कोरिया के बीच दोहरे कराधान को लेकर संधि हुई और 1996 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौते पर दस्तखत किए। Your car making and our designing capabilities can be put together. Though we have become the third biggest producer of steel, we need to add a lot of value in it. Your steel making capacity. भारत और दक्षिण कोरिया के बीच 1992-93 में सालाना कारोबार $53 करोड़ था, जो 2002-03 में बढ़कर करीब $900 करोड़ हो गया। 2013 में दोनों देशों के बीच करीब 1,757 करोड़ रुपए का द्विपक्षीय कारोबार हुआ। जैगम मुर्तजा, राज्यसभा टीवी। और फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद RSTV विशेष में आगे बात करेंगे मंगोलिया से हुए 14 अहम समझौतों की। दिल्ली में बढ़ी क्षेत्राधिकार पर तकरार। दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल आमने सामने। कैसे निकलेगा रास्ता? देखिए पहली खबर, अधिकार क्षेत्र पर बहस, आज रात 8 बजे। और दक्षिण कोरिया से पहले 3 देशों की यात्रा पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दूसरा पड़ाव था मंगोलिया। प्रधानमंत्री मंगोलिया के अपने ऐतिहासिक दौरे पर शनिवार यानी 16 मई को पहुंचे। प्रधानमंत्री ने मंगोलिया को भारत की एक्ट ईस्ट नीति का अहम साझेदार बताया। उन्होंने मंगोलिया को विकास योजनाओं के लिए $1 अरब की आर्थिक मदद का ऐलान भी किया। रविवार के दिन भारत मंगोलिया के बीच आपसी संबंधों के नए अध्याय का आगाज हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मंगोलिया के प्रधानमंत्री चिमेट सेखनविलेक के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तरीय बैठक के बाद दोनों देशों के बीच 14 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इनमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, कृषि और डेयरी उद्योग, शिक्षा और स्वास्थ्य, सूचना और प्रौद्योगिकी, साइबर सुरक्षा और सीमा प्रबंधन सहयोग जैसे अहम करार हैं। Today, Mongolia is also an integral part of India's Act East policy. The destinies of India and Mongolia are closely linked with the future of Asia-Pacific region. दोनों देशों ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरा मापदंड अपनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की कड़ी निंदा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
मंगोलिया के साथ आर्थिक संबंधों को नए स्तर पर ले जाने की बात कही। दोनों देशों ने माना कि साझी तौर पर काम करने से पूरा इलाका शांति, स्थिरता और प्रगति के नए पायदान पर चढ़ेगा। भारत ने मंगोलिया में बुनियादी संरचना के विकास के लिए आर्थिक मदद का भी ऐलान किया। We will take our economic partnership to a new level. Today, I am pleased to announce that India will provide a line of credit of $1 billion to support expansion of Mongolia's economic capacity and infrastructure. भारत ने मंगोलिया के भीतर साइबर सुरक्षा केंद्र बनाने में मदद देने का ऐलान किया। भारत ने मंगोलिया को भरोसा दिलाया कि वो रक्षा और सुरक्षा के मोर्चे पर मदद करेगा। दोनों मुल्क पिछले कई दशकों से साझा सैन्य अभ्यास करते आए हैं, लिहाजा इस दिशा में और आगे की तरफ कदम बढ़ाने पर भारत और मंगोलिया ने सहमति जताई। We attach high importance to our security cooperation. We will continue to participate in each other's defense exercise. The agreements today will deepen our cooperation in border security and cyber security. मंगोलिया में लोकतंत्र की 25वीं सालगिरह के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां की संसद को संबोधित किया। इससे पहले राजधानी उलानबटोर के राजमहल में प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत हुआ। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री मंगोलिया के मशहूर बौद्ध मंदिर गंदन मठ भी गए। उन्होंने मंगोलिया के राष्ट्रपति साख्यागन एल्बेगदोर से भी मुलाकात की। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और मंगोलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम भी रखा गया था। प्रधानमंत्री इस दौरान वहां बसे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मिले। उन्होंने मंगोलिया में योग के प्रचार प्रसार की अपील की। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी IT सेंटर की आधारशिला रखी और मंगोलिया के पारंपरिक नादम उत्सव में भी शामिल हुए। मंगोलिया के नादम उत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ इस अंदाज में नजर आए। तीरंदाजी से लेकर प्रधानमंत्री ने यहाँ पारंपरिक वाद्य यंत्र मोरिन खुर पर भी हाथ आजमाए। नादम मंगोलिया का सबसे बड़ा उत्सव है जो गर्मी के दौरान धूमधाम से मनाया जाता है। नरेंद्र मोदी के मंगोलिया दौरे की वजह से इसे और रंगारंग बनाया गया। नादम में शिरकत करने के बाद प्रधानमंत्री मंगोलिया में बसे भारतीय समुदाय के लोगों के बीच पहुंचे, जहां उनके स्वागत में कई रंगारंग कार्यक्रम हुए। स्वागत समारोह से गदगद नरेंद्र मोदी ने मंगोलिया के लोगों का शुक्रिया अदा किया। मंगोलिया ने जिस प्रकार से आज पूरे दिन तक स्वागत किया, सम्मान किया, ऐसा लग रहा है कि मंगोलिया ने मुझे जीत लिया। नरेंद्र मोदी मंगोलिया का दौरा करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं, लिहाजा वहां के भारतीय समुदाय ने बढ़ चढ़कर स्वागत में हिस्सा लिया। नरेंद्र मोदी ने भारतीय समुदाय और मंगोलिया के लोगों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग को बढ़ावा देने की अपील की। मैं मंगोलिया के सभी नागरिकों से आग्रह करता हूं कि मंगोलिया सामूहिक रूप से योगा करके पूरे विश्व को योग के द्वारा रोग मुक्ति कैसे होती है उसका आप संदेश दें, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। मंगोलिया यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने राजधानी उलानबटोर में अटल बिहारी वाजपेयी सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन IT सेंटर की आधारशिला भी रखी। उन्होंने मंगोलिया के नेशनल कैंसर सेंटर को इलाज के लिए भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र से तैयार भाभाट्रॉन मशीन भेंट की। नरेंद्र मोदी ने इसे भारत मंगोलिया के बीच सिविल न्यूक्लियर समझौते की दिशा में शुरुआती कदम बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और मंगोलिया से भारत के सांस्कृतिक और सामाजिक रिश्ते करीब 2500 साल पुराने हैं। भारत ने 1955 में मंगोलिया के साथ राजनयिक संबंध कायम किए और तब से ही दोनों देशों के बीच दोस्ताना रिश्ते रहे हैं। भारत के पूर्व में रूस चीन के बीच स्थित मंगोलिया सामरिक नजरिए से काफी अहमियत रखता है। मंगोलिया की आबादी करीब 28 लाख है
और क्षेत्रफल भारत से करीब आधा। भारत का मंगोलिया के साथ व्यापार महज $5 करोड़ है। More than just trade and investment, our development partnership is a reflection of our shared ideals and vision. I believe that the greatest form of this partnership is investment in the development of human resources and institutions. दोनों देशों के रिश्ते काफी दोस्ताना रहे हैं और मंगोलिया संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के दावे का समर्थन करता है। 1971 में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान मंगोलिया उन देशों में शामिल था जो भारत का समर्थन कर रहे थे। We can create partnership for affordable modern healthcare in Mongolia. We can use our heritage of traditional medicines to improve holistic treatment in our countries and abroad. As Indians travel abroad more, Mongolia has the opportunity with its natural and spiritual wealth to become a major destination for them. प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर मंगोलिया भारत की औद्योगिक जरूरतों को काफी हद तक पूरा कर सकता है। इसके अलावा भारतीय कंपनियों के लिए मंगोलिया में उत्पादन और व्यापार की बेहद संभावनाएं हैं। जैगम मुर्तजा, राज्यसभा टीवी। तो देश विदेश के मुद्दों पर राज्यसभा टीवी की विशेष पेशकश जारी रहेगी। हम आपको आगे भी दिखाते रहेंगे आम आदमी से लेकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने वाले तमाम मुद्दों पर विशेष। आज के अंक में इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार।